नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दिल्ली पुलिस के 23 दिसंबर के हम फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के तीनों शिफ्ट का प्रश्न देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम थर्ड शिफ्ट के प्रश्न देखेंगे, उसके बाद सेकेंड शिफ्ट और लास्ट में हम फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्न देख लेंगे। जिसका भी एग्जाम बचा हुआ है, इन सभी आपको प्रश्न बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि लगातार प्रश्न रिपीट हो रहा है। इसलिए एक्स्ट्रा फैक्ट मैं जो करा रहा हूँ उससे ही ज़्यादातर प्रश्न आ रहा है, इसलिए बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। साथ में दिल्ली पुलिस के प्लेलिस्ट पर मैंने बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो दिए हुए हैं, उन सभी को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी हमको काम आने वाला है। एमटीएस, जीडी या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सभी हमको काम ही आएगा, इसलिए सभी लोग भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमारा भी 1 लाख सब्सक्राइबर पूर्ण जाएगा, जो आप लोग जरूर से जरूर पूरा करा दीजिए, क्योंकि मात्र अभी 92,000 है, अभी 8,000 कम है। जितना हो सके आप लोग शेयर कर दीजिए और हो सके तो अपने मोबाइल से भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। बात करें प्राचीन भारत का प्रमुख यात्री जो भारत आया था, जो आगे के शो में हो सकता है जरूर पूछा जाए। मेगास्त्री जो है सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इंडिका नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें मौर्यकालीन भारत का वर्णन किया गया है। फाहियान की बात करें तो चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था और बौद्ध धर्म और तत्कालीन समाज का वर्णन किया था। हुएनसांग की बात करें, यह भी चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में 7वीं सदी में आया था और नालंदा में अध्ययन किया और ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन्स लिखा था। इत्सिंग की बात करें तो ये भी चीनी यात्री था, जो 7वीं सदी के अंत में भारत आया था और नालंदा और विक्रमशिला के बौद्ध मठों का विवरण दिया है। मध्यकालीन भारत के प्रमुख यात्री की बात करें तो अल बरूनी आया था, महमूद गजनवी के साथ आया था, जो किताबुल हिंद यानी कि तहकीक़त हिंद लिखा था और खगोल विज्ञान, गणित और भारतीय समाज पर लिखा है। इब्न बतूता की बात करते ये मोरक्को का यात्री था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था और रेहला नामक ग्रंथ में यात्रा वृत्तांत लिखा है। मार्को पोलो की बात करें तो इतालवी यात्री था, जो 13वीं सदी के अंत में दक्षिण भारत के काकतीय और पांड्य राजवंश साम्राज्य में आया था और व्यापार और बंदरगाहों का वर्णन किया है। अब्दुल रज्जाक की बात करें तो फारसी यात्री था, जो विजयनगर साम्राज्य यानी देवराय द्वितीय के समय आया था और विजयनगर के वैभव का वर्णन किया है। निकोलो कोंटी की बात करें तो यह भी इटालियन यात्री था, जो विजयनगर साम्राज्य के समय 15वीं सदी में भारत आया था। वास्को डी गामा तो सभी को पता ही है, जो पुर्तगाली खोजकर्ता था, जो 1498 में समुद्री मार्ग से भारत यानी कालीकट पहुंचने वाला पहला यूरोपीय था, जिसने यूरोपीय व्यापार के नए रास्ते की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित? सभी को पता है, अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। अगर बात करें मौलिक अधिकारों के श्रेणी उनके अनुच्छेद की, तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। बाकी एक जो है डिटेल वीडियो आपको अनुच्छेद का मिल जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक दिया गया, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार आदि शामिल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया। यह मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय जाने का अधिकार देता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक के द्वारा 27 तारीख रात 12 से 1 बजे 1 घंटे का स्पेशल ऑफर रहेगा, जो पैसा वसूल सेल के नाम से रहेगा, जिसमें आपको 1 साल के पासपोर्ट पर 2 साल का एबिलिटी मिलेगा। इसके लिए आपको कूपन कोड सावन लगाना है, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, मात्र 300 या 250 के आसपास मिल जाएगा। साथ में आपको 1 साल के पासपोर्ट पर 2 साल का एबिलिटी मिलने वाली, इसलिए तैयार रहेगा। 27 तारीख रात 12 से 1 बजे 1 घंटे का स्पेशल ऑफर रहेगा, जिसमें आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 900 प्लस एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट मिल जाएगा। कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं, इसलिए तैयार रहिएगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% डिस्काउंट के साथ 2 साल का एबिलिटी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नए भारतीय कानून के संदर्भ में बीएसए किसका स्थान लिया है? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का स्थान लिया है। और मैंने जो भारतीय न्याय संहिता 2023 का इम्पोर्टेंट वीडियो डिटेल में करा दी है, जाकर दिल्ली पुलिस के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, लगातार इसे प्रश्न पूछा जा रहा है। बात करें नए भारतीय कानून के तहत भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए 2023 ने पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लिया है, जो आपराधिक मामलों में साक्ष्य सबूत से संबंधित कानूनों को आधुनिक बनाना और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जैसे नए सबूतों को शामिल करता है, जिससे न्याय प्रणाली अधिक पारदर्शी और कुशल बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लेमिंगो महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सभी को पता है, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अब बात करते हैं कुछ राज्यों के त्यौहार के, जो आपको आगे शिफ्ट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
खीर भवानी मेला की बात करें, ये जो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। सिंधु दर्शन की बात करें, लद्दाख में मनाया जाता है। नुआखाई त्यौहार ओडिशा में मनाया जाता है। खर्ची पूजा ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। लाई हरोबा त्यौहार ये मणिपुर हो जाएगा, न कि त्रिपुरा, ठीक है। मीमकुट की बात करें मिजोरम हो जाएगा। जू कुटपुली की बात करें ये भी मिजोरम हो जाएगा। चापचार कूट की बात करें ये भी मिजोरम हो जाएगा। पक्के पक्का हॉर्नबिल की बात करें ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। लेकिन हॉर्नबिल रहे तो वो नागालैंड हो जाएगा। जैसे हॉर्नबिल त्यौहार ये नागालैंड हो जाएगा। मोसू त्यौहार की बात करें ये भी नागालैंड हो जाएगा। अम्बुबाछी मेला कामाख्या मंदिर असम हो जाएगा। विजिंग त्यौहार की बात करें ये असम का हो जाएगा। भोगाली बिहू, रोंगाली बिहू, उसके अलावा कोंगाली बिहू, ये तीनों जो है असम का त्यौहार है। बसंत उत्सव की बात करें शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा की बात करें ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है नए वर्ष के आरंभ में। बथुकम्मा की बात करें तेलंगाना में मनाया जाता है। बोनालू त्यौहार की बात करें ये भी तेलंगाना में मनाया जाता है। पुथांडू त्यौहार की बात करें तमिलनाडु में मनाया जाता है। उत्तरायण का त्यौहार गुजरात में मनाया जाता है। पीरपली गज मेला की बात करें ये केरल में मनाया जाता है। ओणम का त्यौहार ये केरल में मनाया जाता है। विशु मेला जो है ये केरल में मनाया जाता है। उगरी उत्सव की बात करें कर्नाटक में हो जाएगा। पोंगल की बात करें तमिलनाडु में मनाया जाता है। बाली यात्रा की बात करें ओडिशा में मनाया जाता है। धनु यात्रा भी ओडिशा में मनाया जाता है। तवांग उत्सव की बात करें अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। बेस्तु बरस की बात करें गुजरात में मनाया जाता है। संगाई उत्सव की बात करें मणिपुर में मनाया जाता है। लुई नगाइनी की बात करें मणिपुर में मनाया जाता है। बैसाखी त्यौहार की बात करें पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। गंगा कियाक या कश्ती जो है उत्तराखंड में मनाया जाता है। नमस्ते ओरछा महोत्सव जो है मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। फगली त्यौहार की बात करें हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। फूल देई त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। चैत्र यात्रा जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पर आयोजित किया गया था? पोखरण राजस्थान में भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में 18 मई 1974 के किया गया था, जिसका कोड नाम जो है स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। यह एक शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट था, जिससे भारत विश्व की 6ठी परमाणु शक्ति बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ का उत्सव किस अवधि को दौरान मनाया था? 22 जनवरी से लेकर 8 मार्च 2025 को मनाया गया था। और जितने भी योजना का है टॉपिक ये भी मैंने करा दिया है, आप जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि योजना से 2-3 प्रश्न जरूर पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिहरी बांध भारत के किस राज्य में स्थित? ये उत्तराखंड में स्थित है। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट बांध का, तो टिहरी बांध उत्तराखंड के भागीरथी नदी पर भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भाखड़ा नंगल बांध की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर है और एशिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है। हीराकुड बांध की बात करिए ओडिशा में महानदी पर है और भारत का सबसे लंबा बांध है। सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात के नर्मदा नदी पर है और नर्मदा घाटी परियोजना का हिस्सा है। नागार्जुन सागर बांध जो है आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है, ये कृष्णा नदी पर है और सबसे बड़े चिनाई बांधों में से एक है। उड़ी बांध की बात करें जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर है। श्रीशैलम बांध की बात करें आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है। पोंग बांध की बात करें महाराणा प्रताप सागर हिमाचल प्रदेश ब्यास नदी पर है। करनई बांध की बात करें तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है और भारत का सबसे पुराना बांध है। रिहंद बांध की बात करें उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? सभी को पता है, राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर है। और ये देखिए करंट अफेयर से कितने ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है, 10 जो है लगभग मान कर करंट अफेयर पूछ रहा है। और मैंने करंट अफेयर का मैराथन वीडियो दिया हुआ है, जाके SPD जो है प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। 9 घंटे का मैंने मैराथन वीडियो लिया हुआ है SPD का। अगर बात करें भारत के सभी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, फटाफट यहाँ पर देख लीजिए। चलिए हम यह करा देते हैं। बात करें अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल कौन है? राज्यपाल हम करा रहे हैं, ठीक है, KT पटनायक हो जाएगा। त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी नल्लू है। नागालैंड के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला है। मणिपुर के राज्यपाल ये भी अजय कुमार भल्ला है। मिजोरम की बात करें तो VK सिंह है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है। मेघालय के राज्यपाल CH विजयशंकर है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल है। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। ये जो लेटेस्ट पूछा गया, लेकिन जो उसमें पूछा गया बिहार के वर्तमान राज्यपाल जो है वहाँ पर हो सकता है थोड़ा पुराना पूछा गया, तो इसलिए वहाँ पर जो है
राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर हो जाएगा। लेकिन वर्तमान पूछा जाए तो इस समय जो है आरिफ मोहम्मद खान, इस बात को ध्यान रखिएगा। झारखंड की बात करें, इसका राज्यपाल जो है संतोष कुमार गंगवार है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस है। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभपति हो जाएगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रेमन डेका है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। महाराष्ट्र के भी राज्यपाल आचार्य देवव्रत, इनको अति प्रभार मिला हुआ है। कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत है। गोवा के राज्यपाल पूसापति अशोक गजपति राजू है। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर हैं। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा हैं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। लद्दाख के राज्यपाल कविंदर गुप्ता हैं। दिल्ली के राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हैं। पुडुचेरी के राज्यपाल के कैलाश नाथन हैं। उसके बाद करें अंडमान निकोबार के, इसके कौन है, देवेंद्र कुमार जोशी है। चंडीगढ़ के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। दादर नगर हवेली दमन द्वीप के प्रफुल्ल पटेल है। और लक्षद्वीप के भी राज्यपाल प्रफुल्ल पटेल है। वहीं बात करें मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री मैं नहीं कराऊंगा, आप लोग को यहाँ पर मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप फटाफट यहाँ पर मुख्यमंत्री का लिस्ट दिख रहा है, सभी को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। इसी में देख लीजिए, मैं सभी को स्क्रॉल कर रहा हूँ, पॉज कर कर फटाफट पढ़ लीजिए। और यहाँ पर जो बिहार के वर्तमान राज्यपाल पूछा गया होगा 2025 का, तो यहाँ पर आरिफ मोहम्मद खान आ जाएगा, ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान। इसलिए जो यहाँ पर हमने गलत करा दिया है, अगर यहाँ पर अगर पुराना पूछा गया होगा तो राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर वर्तमान पूछा गया 2025 वाला तो आरिफ मोहम्मद खान ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र सोलर पावर प्लांट किस गांव में लगाया जा रहा है? पेखूबला गांव, ऊना जिला में लगाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट अब तक का ऊना जिले के भंजाल गांव में लगाया गया है, जिसे मुख्यमंत्री ने प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बताया है। और यह राज्य का पहला सोलर जिला बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जबकि राजा खांस कांगड़ा हिमाचल का पहला सोलर मॉडल विलेज बन रहा है, जहाँ पीएम सूर्य घर योजना के तहत बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के कार्यों को प्रबंध करने, सत्र बुलाने और सरकारी विधायी कार्यों के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? संसदीय कार्य मंत्रालय जिम्मेदार है। त्रिपुरा का वह कौन सा प्रसिद्ध त्योहार है जिसमें 14 देवताओं की पूजा किया जाता है और यह उत्सव लगभग एक सप्ताह या कहें तो 14 दिनों तक मनाया जाता है? खर्ची पूजा अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले कराया है। खर्ची पूजा कहाँ का है? त्रिपुरा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बात करें कोशिका का शक्ति गृह यानी माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यह भोजन ग्लूकोज को ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न करता है और यह ऊर्जा को एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित करता है, जो कोशिका के विभिन्न कार्यों के लिए ईंधन का काम करता है। बात करें कोशिका जीवन की मूल इकाई है, जिसके मुख्य अंग कोशिका झिल्ली यानी जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, जो सुरक्षा देता है। कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म जो है अन्य अंगों को जगह देता है। और केंद्रक यानी न्यूक्लियस जो है कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। इसके अन्य महत्वपूर्ण अंग की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन करता है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन लिपिड का परिवहन करता है, गोल्जी बॉडी पैकेजिंग का कार्य करता है, लाइसोसोम अवशिष्ट पाचन यानी आत्महत्या के थैली कहा जाता है, रिक्तिका जो भंडारण का कार्य करता है और पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयपुर उत्तर प्रदेश से संबंधित शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाएगा? कथक हो जाएगा। और क्योंकि इसे उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कथक को कहा जाता है। बाकी सभी शास्त्रीय नृत्य आपको पता ही है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। इसके अलावा बात करें तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। मोहिनीअट्टम भी केरल का हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का है। उसके अलावा सत्रिया की बात करें कहाँ का है? असम का है। इसके अलावा मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा का हो जाएगा। ये सभी याद रखना चाहिए, ठीक है। और मैंने जो कल ही आपको लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य का मैराथन वीडियो दिया है, जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 फरवरी 2025 को संसद में केंद्रीय बजट यानी यूनियन बजट किसने प्रस्तुत किया था? निर्मला सीतारमन ने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है? अनुच्छेद 85 के तहत भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है कृषि।
बात करें अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य क्षेत्र है। प्राथमिक जो कृषि खनन जैसे प्राकृतिक संसाधन के दोहन से जुड़ा हुआ है। द्वितीयक जो विनिर्माण और निर्माण द्वारा कच्चे माल के उत्पादन को बदलता है। और तृतीयक जो बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सेवाएं प्रदान करता है। जो अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को सहारा देता है। ये तीनों क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर रहकर अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, जहाँ प्राथमिक से कच्चा माल आता है, द्वितीयक उसे बनाता है और तृतीयक उन्हें वितरित कर सेवाएं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पंचवर्षीय योजना के इतिहास में पहली बार प्लान हॉलिडे वर्ष वार्षिक अवकाश क्यों घोषित किया गया था? भारत चीन युद्ध 1962 और भारत पाक युद्ध 1965 के कारण अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव, लगातार 2 वर्षों तक सूखा 1965-66 और गंभीर आर्थिक संकट के कारण जो है प्लान हॉलिडे लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोंगल मनाने का कारण क्या है? फसल की कटाई और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए पोंगल त्यौहार मनाया था, जो तमिलनाडु में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध हेमिस महोत्सव भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? लद्दाख में जो है हेमिस महोत्सव मनाया जाता है और अभी जस्ट हमने आपको त्यौहार का कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होंग झाओ में आयोजित 2023 एशियाई खेल में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? निशानेबाजी ने शूटिंग में जीता था। एशियाई खेल 2023 होंग झाओ में यानी चीन में हुआ था। भारत का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा, जहाँ देश ने कुल 107 पदक जिसमें 28 गोल्ड, 38 रजत और 41 कांस्य जीते, जो खेल के इतिहास में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है और चौथे स्थान पर रहा। निशानेबाजी में 7 गोल्ड मेडल और एथलेटिक्स में 6 स्वर्ण पदक और मजबूत प्रदर्शन के साथ क्रिकेट, कबड्डी और बैडमिंटन में भी ऐतिहासिक स्वर्ण पदक हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित किया गया था? उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। बात करें 30 से लेकर 38 तक टोटल जो राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया, ये सभी जान लीजिए क्योंकि लगातार इसे प्रश्न पूछा जा रहा है। 30वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है केरल में 2015 में किया गया था। 31वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन आयोजित नहीं किया गया, यानी ये छोड़ दीजिए। 32वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन ये भी आयोजित नहीं हुआ था। बात करें 33वां भी नहीं हुआ था। 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो झारखंड में 2011 में हुआ था, जो 34वां था लेकिन 30वें से गणना के अनुसार है। 35वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन केरल 2015 में हुआ था। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात 2022 में हुआ था। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में 2023 में हुआ था और 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड 2025 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नवंबर 2025 में किस हंगरियन ब्रिटिश लेखक ने अपने उपन्यास फ्लैश के लिए प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? डेविड सिलेज ने जीता। और ये देख सकते हैं कितने ज़्यादा ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। लगभग ये बात करें अभी तक ये 4 से 5 शिफ्टों में रिपीट हो चुका ही है प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान आया था। चीनी यात्री फाहियान भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य के शासनकाल में 399 से लेकर 1414 ईस्वी के दौरान आया था, जो गुप्त वंश के एक शक्तिशाली सम्राट थे और उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रंथों की खोज में भारत की यात्रा किया, जिसके दौरान उन्हें तत्कालीन भारत की समृद्ध संस्कृति और उदार प्रशासन का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला राष्ट्रमंडल कहाँ पर खेला जाएगा? 2026 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा, जो भारत के अहमदाबाद शहर को 2030 के राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी के लिए आधिकारिक तौर पर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैसाखी के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व पर विचार करें। बैसाखी हर साल और सौर कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। 1699 में इसी दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की शुरुआत किए थे और यह त्यौहार केवल पंजाब के सिख समुदाय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत में अलग अलग नामों से भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की सतह से ऊपरी वायुमंडल की परतों का क्रम क्या है? सबसे पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद ताप मंडल, उसके बाद आयन मंडल हो जाएगा। अगर बात करें पृथ्वी के वायुमंडल के मुख्य 5 परत होता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल हो जाएगा, जो अलग अलग विशेषताओं के साथ जीवन को बनाए रखता है। क्षोभ मंडल में मौसम और सभी जीव रहते हैं। समताप मंडल में ओजोन परत है और हानिकारक यूवी किरणों से बचाता है। मध्य मंडल उल्काओं को जलाता है। ताप मंडल रेडियो संचार उपग्रहों के लिए महत्वपूर्ण है और बहिर्मंडल अंतरिक्ष में विलीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगीत रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है?
पंडित सारंग देव हो जाएगा। बात करें संगीत रत्नाकर पुस्तक के लेखक आचार्य सारंग देव है, जो 13वीं सदी के एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया था। भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक महत्वपूर्ण और प्रामाणिक ग्रंथ है, जिसे संगीत और नृत्य का महासागर भी कहा जाता है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक लेखक जान लीजिए, और आज हम थोड़े आपको मैराथन वीडियो देंगे पुस्तक लेखक का, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत फायदा करने वाला है। बात करें पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। हुमायूंनामा का लेखक कौन है? गुलबदन बेगम है। यामा का लेखक महादेवी वर्मा है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य यानी कौटिल्य हो जाएगा। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है। शाहनामा के लेखक फिरदौसी है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी है। गोदान गबन कर्मभूमि और रंगभूमि के लेखक प्रेमचंद्र है। हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक बाण भट्ट है। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। बुद्ध चरितम के लेखक अश्व घोष है। चित्रांगदा गीतांजलि और विसर्जन के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। इसके अलावा बात करें तो द गार्डनर, गोरा, द हंगरी स्टोन्स एंड अदर स्टोरी और चंडालिका, इन सभी के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। कुरुक्षेत्र और उर्वशी के लेखक रामधारी सिद्दिकर है। देवदास और चरित्रहीन के लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है। द डार्क रूम, मालगुडी डेज, द गाइड और माई डेज के लेखक R.K. नारायण है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द ब्रोकन विंग के लेखक सरोजिनी नायडू है। मृक्ष कटिकम के लेखक सुधरक है। इसके अलावा बात करें कागज ते कैनवास, 49 डेज और डेथ ऑफ ए सिटी, इसके लेखक अमृता प्रीतम है। ट्रेन टू पाकिस्तान और द कंपनी ऑफ वुमेन के लेखक खुशवंत सिंह है। इटर्नल इंडिया के लेखक इंदिरा गांधी है। द लाइफ डिवाइन और एसेज ऑन द गीता अरविंद घोष है। इंदिरा गांधी रिटर्न्स के लेखक खुशवंत सिंह है। इसके अलावा बात करें द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक एडम स्मिथ है। रिपब्लिक के लेखक प्लेटो है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वी.डी. सावरकर है। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नेहरूजी है। मेन कैंप यानी मेरा संघर्ष के लेखक एडोल्फ हिटलर है। लज्जा और फ्रांसीसी प्रेम, इन सभी के लेखक तस्लीमा नसरीन है। इंडियाज शास्त्र रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन इन आवर टाइम के लेखक शशि थरूर है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। समाजवाद के इसके लेखक जयप्रकाश नारायण है। अनुवादक जो अशोक कुमार है। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस है। गीता रहस्य द आर्टिकल होम इन द वेदास के लेखक बाल गंगाधर तिलक है। इसके अलावा बात करें इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक महात्मा गांधी है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इंडियन इस्लाम के लेखक मूरे टी टाइटस है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस ऑफ पर्सनल मेमोयर के लेखक विजय लक्ष्मी पंडित है। द नेशन वॉइस के लेखक सी राजगोपालाचारी है। फ्यूरी द सैटेनिक वर्सेज और मिड नाइट चिल्ड्रन के लेखक सलमान रुश्दी है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट के लेखक कपिल देव है। डॉटर ऑफ द ईस्ट के लेखक बेनजीर भुट्टो है। इग्नाइटेड माइंड्स और इंडिया 2020 विंग्स ऑफ फायर, इन सभी के लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम हो जाएगा। द पाथ टू पावर के लेखक मार्गरेट थ्रेचर है। आई डू व्हाट आई डू के लेखक रघु राम जी राजन है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति रॉय है। अ सूटेबल बॉय के लेखक कौन है? विक्रम सेठ है। इसके अलावा बात करें द वाइट टाइगर के लेखक अरविंद अडिगा है। सिलेक्शन डे के लेखक अरविंद अडिगा है। अनटचेबल के लेखक मूलक राजानंद है। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित है। हल्दी घाटी के लेखक श्याम नारायण पांडे है। यशोधरा और साकेत के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। कामायनी, आंसू और अजातशत्रु के लेखक जयशंकर प्रसाद है। आग का दरिया के लेखक कुर्तुलैन हैदर है। वुमेन सेक्स लव एंड लस्ट के लेखक खुशवंत सिंह है। बियॉन्ड टेररिज्म न्यू होप फॉर कश्मीर के लेखक सलमान खुर्शीद है। माई ट्रूथ के लेखक इंदिरा गांधी है। प्लेइंग इट माई वे के लेखक सचिन तेंदुलकर बोरिया मजूमदार है। अ सुइटेबल गर्ल के लेखक विक्रम सेठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची का विवरण है? 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। बात करें भारतीय संविधान में प्रारंभ में जो है 12 अनुसूची है, लेकिन मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ पहले था, लेकिन इसे बढ़ा करके 12 अनुसूची कर दिया गया है। बात करें पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम और उनकी सीमाओं का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि के वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची में भिन्न पदाधिकारी, मंत्री, सांसद, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख है।
चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए सीटों का आवंटन का प्रावधान है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधी प्रावधान है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के विशेष प्रावधान है। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे के लिए 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है। आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख है। नौवीं अनुसूची जिसे भूमि सुधार से संबंधित कानून है जिन्हें अदालती चुनौती से बचाया गया, पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है जो 52वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची पंचायतों के सक्रिय अधिकार और जिम्मेदारी संबंधित है जिसे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की सक्रिय अधिकार और जिम्मेदारी संबंधित है जिसे 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशाल अन्नागार कहाँ पर मिला था और इसका उपयोग किस लिए किया जाता था? मोहनजोदड़ो मिला था। इसका उपयोग टैक्स के रूप में एकत्र किए गए अनाज को सुरक्षित रखने और आकार या आपातकाल के समय उपयोग के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइग्रेशन और इमिग्रेशन की परिभाषा संबंधी कथन बताइए। तो माइग्रेशन की बात करें तो ये एक व्यापक शब्द जो किसी व्यक्ति या लोगों के समूह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को संदर्भित करता है, चाहे वह देश के भीतर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। वही इमिग्रेशन की बात करें एक विशिष्ट प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय गति है जो किसी व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य पर केंद्रित है। यह तब होता है जब एक व्यक्ति अस्थायी रूप से रहने के इरादे से एक नए विदेशी देश में प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1991 की नीति के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रमुख बदलाव क्या हुआ था? लाइसेंस राज्य खत्म होना, विदेशी निवेश में वृद्धि, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, जीडीपी में वृद्धि, निर्यात में सुधार और भारतीय बाजार में को पूरे विश्व के लिए खोल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु ऊर्जा विभाग डीएई के वर्तमान में सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग एईसी के अध्यक्ष कौन है? अजीत कुमार मोहंती है। और इसका सभी नियुक्ति से रिलेटेड प्रश्न देखना चाहते हैं तो स्पीडी करंट अफेयर का मैराथन वीडियो जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में 1991 का नई आर्थिक नीति लागू करने का तात्कालिक और प्रमुख कारण क्या था? विदेशी मुद्रा भंडार का गंभीर संकट के कारण लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, एरिना शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? कुश्ती यानी कि रेसलिंग से संबंधित है। भारत में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। धनुष कोडी जो राम सेतु का शुरुआती बिंदु है और भारत के मुख्य भूमि का अंतिम छोर है, भारत के किस राज्य में है? सभी को पता है, तमिलनाडु में ये स्थित है। कंप्लीट कर लीजिएगा जो आपके आने वाले एग्जाम में फायदा करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसरो ने PSLV C51 रॉकेट के माध्यम से EOS-09 मिशन को किस तारीख को लॉन्च किया है? 18 मई 2025 को जो है C51 रॉकेट के माध्यम से EOS-09 मिशन को 18 मई 2025 को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नासा इसरो को संयुक्त उपग्रह निसार को श्रीहरिकोटा से किस तारीख को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया था। नासा इसरो के संयुक्त उपग्रह निसार को श्रीहरिकोटा से 30 जुलाई 2025 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। 38वें राष्ट्रीय खेल का निश्चित अवधि क्या था? 18 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? हरिसेन के द्वारा जो है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया गया था। और कल सुबह जो हो सकता है आपको पुस्तक लेखक का मैं डिटेल वीडियो देने वाला हूं क्योंकि लगातार पुस्तक लेखक से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए कल जो सुबह जो है आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा। साथ में जो आज हम आपको इसका डिटेल एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं करा रहे हैं, कल सुबह तीनों शिफ्ट के साथ हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर करा देंगे जो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 356 के तहत मानहानि के लिए अधिकतम सजा कितना है? 2 साल तक का साधारण कारावास और या जुर्माना या दोनों सामुदायिक सेवा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? इसमें टोटल 20 अध्याय और 358 धाराएं हैं। भारतीय न्याय संहिता के अनुसार जघन्य अपराधों के मामलों में फॉरेंसिक जांच या एविडेंस के लिए क्या अनिवार्य किया गया है? अपराध स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जो है अनिवार्य किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, यह किसे माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को जो है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल बरूनी ने के द्वारा रचित पुस्तक किताबुल हिंद या किस भाषा में लिखा गया, ये अरबी भाषा में लिखा गया। अल बरूनी द्वारा रचित किताब पुस्तक जो है कौन सा पुस्तक है, किताबुल हिंद जो है पुस्तक अरबी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस क्षेत्र पर था, कृषि और सिंचाई पर। देखिए पंचवर्षीय योजना बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है और मैं इसका डिटेल वीडियो करा चुके हैं, प्लेलिस्ट में ऐड है, जाकर देख लीजिएगा। अगर बात करें ये कब से कब तक था, 1951 से 56 तक था और ये हेरात डोमन मॉडल पर केंद्रित था, जिसमें कृषि और सिंचाई पर केंद्र किया गया था। वही दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 56 से 61 हो जाएगा, जो भारी उद्योग पर आधारित था, और ये जो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 61 से 66 हो जाएगा, इसमें भी कृषि पर ही जोर दिया गया था, और साथ में कौन सा हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट में एक विकेट कीपर का मुख्य कार्य क्या होता है, बल्लेबाजी के पीछे जो है, या क्वेश्चन में पूछ रहा है विकेट कीपर कहाँ खड़ा होता है, बल्लेबाज के पीछे खड़ा होता है और वो बॉल को कलेक्ट करने का काम करता है, यानी हर गेंद जो फेंका जाता है तो उसको पकड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोबिंद सिंह मुख्य रूप से किस भारतीय शास्त्रीय शैली से जुड़े हुए हैं, मणिपुरी से जुड़े हुए हैं, और आज ही मैंने लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य का मैराथन वीडियो दिए हैं, जाकर जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2025 में या कहे तो वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष कौन है, हर्षवर्धन अग्रवाल जो है फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष है। वहीं बात करें 14 अक्टूबर 2025 को अनंत गोयनका को नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना या कंपोजिशन से संबंधित है, अनुच्छेद 80 जो है यह राज्यसभा से संबंधित है। इसका ट्रिक होता है सरला याद रखिएगा, जिससे आपको सभी अनुच्छेद याद रहेगा। संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है, राज्यसभा का 80 में है, वही लोकसभा का 81 हो जाएगा। ये तीनों अनुच्छेद आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएन जनरल असेंबली के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी, विजया लक्ष्मी पंडित जो है यूएन जनरल असेंबली के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी जीपीआई 2025 किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया गया था, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया था, और ये मैं आपके स्पीडी करंट अफेयर करा चुके हैं, जाके उस मैराथन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाकी इस सभी का डिटेल फैक्ट आपको जो है कल हम दे देंगे। मानव विकास सूचकांक HDI किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। भारत के लिए राजनीतिक महत्व रखने वाले चाबहार बंदरगाह निम्नलिखित में से किस जल निकाय में स्थित है, ओमान की खाड़ी हिंद महासागर में स्थित है। भारत के लिए रणनीतिक महत्व रखने वाले चाबहार बंदरगाह जो है ओमान की खाड़ी हिंद महासागर में स्थित है। द शैडो लाइन उपन्यास के लेखक कौन है, अमिताभ घोष। देखिए पुस्तक लेखक से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए आपको पुस्तक लेखक का कल जो है मैं डिटेल वीडियो देने वाला है, सुबह में आपको मिल जाएगा। द शैडो लाइन उपन्यास के लेखक अमिताभ घोष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीडे विश्व कप 2025 में कांस्य पदक किसने जीता था, एंड्रो एस्पिनिको ने ये जीता था। फीडे विश्व कप 2025 में कांस्य पदक एंड्रे एस्पिनिको ने जीता था। स्वतंत्र भारत में सबसे पहले ओलंपिक में किस खेल में कांस्य पदक जीता था, रेसलिंग यानी कुश्ती में जीता था। स्वतंत्र भारत में पहले ओलंपिक में भारत ने रेसलिंग में कांस्य पदक जीता था, यानी कुश्ती में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि श्री को किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, 2022 में सम्मानित किया गया था। गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से 2022 में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्तमान में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है, डॉक्टर ए राजराजन जो है ये वर्तमान में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं। जुलाई 2025 में कौन इंडिरा गांधी
सॉरी यहाँ पर इंदिरा हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू की पहली महिला कुलपति नियुक्त की गई है। प्रोफेसर उमा कलाल को नियुक्त किया गया है। इग्नू की पहली महिला कुलपति जो है प्रोफेसर उमा कलाल को नियुक्त किया गया है। 1 जूल कितने अर्घ के बराबर होता है? 10 की पावर 7 अर्घ हो जाएगा, यानी 10⁻7 अर्घ हो जाएगा। 1 जूल जो है 10⁻7 अर्घ के बराबर हो जाएगा। 21 सितंबर 2022-23 में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर कर्णथ दास को नियुक्त किया गया। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के निदेशक के रूप में डॉक्टर कर्णथ दास को नियुक्त किया गया है। ओडिशा में धामेश नृत्य और वाद्य यंत्र ड्रम्स का उपयोग मुख्य रूप से किस त्योहार के दौरान किया जाता है? चैत्र पर्व के दौरान जो है ओडिशा में धामेश नृत्य और वाद्य यंत्र ड्रम्स का उपयोग करके त्योहार मनाया जाता है। राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये इनका कार्यकाल होता है। राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। राजपूत राज्यों का उदय निम्नलिखित में से किस राजवंश के पतन के बाद हुआ? पुष्यभूति वंश या हरदोनों वंश के बाद हुआ? राजपूत राज्यों का उदय जो है पुष्यभूति वंश या हर्षवर्धन वंश के बाद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1858 का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में क्या था? भारतीय शासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को या राज सत्ता के हाथों में इसका सौंपना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रमजान के आखिरी दिन या महीना खत्म होने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में युवा की परिभाषा को किस आयु वर्ग के तहत परिभाषित किया गया था? 15 से 29 वर्ष के लिए परिभाषित किया गया था। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में युवा की परिभाषा को 15 से 29 वर्ष के तहत परिभाषित किया गया था। एग्जाम बचा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के तहत एक पंजीकृत चिकित्सा व्यापारी को बलात्कार पीड़िता के चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट कितने दिन के भीतर जांच अधिकारी को भेजना होता है? 7 दिन के अंदर भेजना होता है। और मैंने जितने भी BNS से संबंधित प्रश्न हैं उन सभी का एक डिटेल वीडियो करा दिया हुआ है, जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। बात करें भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 भारतीय दंड संहिता IPC 1860 की जगह लेने वाला भारत का नया आपराधिक कानून है, जिसे 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक पारदर्शी बनाना, पीड़ितों के अधिकारों को मजबूत करना और प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करना है। यह आतंकवाद, संगठित अपराध और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध जैसे नई चुनौतियों से निपटने के लिए कई बदलाव और नई परिभाषा है, जैसे बच्चा और लिंग की परिभाषा पेश करता है, जिससे न्याय प्रणाली अधिक जवाबदेही और न्याय उन्मुख बने। इसके अलावा बात करें IPC का स्थान या भारतीय दंड संहिता 1973 जो है CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के साथ मिलकर भारतीय आपराधिक कानून प्रणाली को पूरी तरह से बदल देता है। आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीकरण इसमें डिजिटल साक्ष्य जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और टेक्नोलॉजी के उपयोग को शामिल किया गया है, ताकि न्याय प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव विकास सूचकांक HDI निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? UNDP के द्वारा यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। और लगभग करंट अफेयर की बात करें तो 10 करंट अफेयर पूछा जा रहा है, और मैंने इसका जो मैराथन वीडियो लिया हुआ है स्पीडी करंट अफेयर का 9 घंटे का है, जाके कंप्लीट कर लीजिए, प्लेलिस्ट में ऐड हो चुका है। अगर बात करें मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा जारी किया जाता है। वही बात करें विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है, यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इसे मुद्रा कोष द्वारा IMF द्वारा जारी किया जाता है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, इसे जो है वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। जो विश्व बैंक ने कारोबार में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद कर दिया है, अब यह बिजनेस रेडी इंडेक्स पर काम कर रहा है।
वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट यानी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, यह जो है विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है WEF के द्वारा यानी विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, यह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, यह किसके द्वारा कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की बात करें यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, यह अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इसे संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी UNSDSN द्वारा जारी किया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यह जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है। कानून का नियम सूचकांक यानी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है, इसे विश्व न्याय परियोजना वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट प्रोजेक्ट द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जगन्नाथ पुरी मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये जो है उड़ीसा में स्थित है। बात करें प्रमुख मंदिर उनके स्थान के, तो जान लीजिए जो आगे के शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसे श्री वेंकटेश स्वामी मंदिर कहा जाता है, ये तिरुमाला आंध्र प्रदेश के पुष्करनी नदी के पास स्थित। मीनाक्षी अम्मन मंदिर की बात करें, ये मदुरई तमिलनाडु वैगई नदी के किनारे स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करिए वाराणसी उत्तर प्रदेश में और भगवान शिव को समर्पित है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में और यह पहला ज्योतिर्लिंग है। स्वर्ण मंदिर की बात करें जिसे श्री हरमिंदर साहिब भी कहा था, ये अमृतसर पंजाब में है। सिखों का यह पवित्र स्थान है। वैष्णो देवी मंदिर कटरा जम्मू कश्मीर में है, जो पहाड़ी पर स्थित है। अमरनाथ गुफा मंदिर जम्मू कश्मीर में बर्फ से बना शिवलिंग है। अक्षरधाम मंदिर की बात करें तो दिल्ली में है, जिसे स्वामी नारायण संप्रदाय का विशाल मंदिर बनाया जाता है। जगन्नाथ मंदिर पूरी उड़ीसा भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में है, यह भगवान विष्णु को समर्पित है। खजुराहो मंदिर यह मध्य प्रदेश में और ये चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया है। दिलवारा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में जैन धर्म का यह प्रमुख मंदिर है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर यह तिरुवनंतपुरम केरल में है, जो विष्णु को समर्पित है और अपार धन के लिए प्रसिद्ध है। घृणेश्वर मंदिर दौलताबाद महाराष्ट्र में है, जहां 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और अहिल्याबाई होलकर द्वारा ये निर्मित किया गया है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है और यह भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेहदीन खलम किस राज्य का एक पारंपरिक प्रमुख उत्सव या नृत्य है? ये जो मेघालय के है और आज ही मैंने जो है लगभग 3.5 घंटे का जो है लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य का वीडियो दिए हैं, जाकर जरूर देख लीजिएगा। मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूँ उसमें मैंने 2000 प्लस क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का कराया हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा रिपीट होगा, इसलिए जाकर वो कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से लगभग 5 प्रश्न पूछ रहा है। 2 जो आपका लोक नृत्य हो जाएगा, नृत्य उत्सव हो जाएगा या शास्त्रीय नृत्य कलाकार हो जाएगा, इसलिए उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा। दिल्ली पुलिस प्लेलिस्ट में ऐड किया गया है। बेहदीन खलम मेघालय के पानार जयंतिया जनजाति का एक महत्वपूर्ण वार्षिक नृत्य है और सांस्कृतिक उत्सव जो बुआई के बाद जुलाई में मनाया जाता है। प्रमुख पूर्वोत्तर राज्य के लोक नृत्य की बात करें तो असम में बिहू जो फसल और खुशी का प्रतीक है। बगुरुम्बा बोडो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। झूमर खेल गोपाल ये सभी असम का लोक नृत्य है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है। थांगटा मार्शल आर्ट पर आधारित है। डोल चोलम ये नृत्य है। लाई हरोबा मणिपुर का है। पुंग चोलम भी ढोल पर आधारित है। ये सभी मणिपुर का लोक नृत्य है। मेघालय में बात करें तो लाहो खासी जनजाति के द्वारा किया जाता है। सादसू की मिनसिम मेघालय का ही है। नोंगक्रेम जो शरद ऋतु का नृत्य है, ये सभी मेघालय का है। मिजोरम की बात करें तो चिराओ जिसे बांस नृत्य भी कहा जाता है। खुल्लम चेलम और सरलमकई ये मिजोरम का लोक नृत्य है। नागालैंड की बात करें तो चांगलो या सुवालुआ चांग जनजाति द्वारा किया जाता है और कई फसल उत्सव नृत्य भी किया जाता है। और एक लाई हरोबा भी
लाई हरोबा मणिपुर का याद रखिएगा। वहीं बात करें हॉर्नबिल उत्सव जो है नागालैंड में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। त्रिपुरा की बात करें तो होजागिरी रियांग जनजाति द्वारा चावल की फसल पर मनाया जाता है। सिक्किम में बात करें तो सिंघी छाम हिम सिंह का मुखौटा पहनकर कंचनजंगा से जुड़ा हुआ नृत्य है। अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो पुनुंग बुइया और चालो ये सभी अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 1951 के प्रथम एशियाई खेल भारत ने किस श्रेणी में सबसे अधिक पदक जीता था? ब्रॉन्ज मेडल हो जाएगा। अगर बात करें 1951 का प्रथम एशियाई खेल एशियाड में भारत ने एथलेटिक्स और तैराकी स्विमिंग में सबसे ज़्यादा पदक जीता था, खासकर कांस्य पदकों के मामले में, और कुल मिलाकर जापान के बाद दूसरे स्थान पर रहा था, जिसमें 15 गोल्ड 16 रजत और 20 जो है कांस्य सहित कुल 51 पदक था। एथलेटिक्स भारत का अब तक का सबसे सफल खेल रहा है, 10 स्वर्ण 12 रजत और 12 कांस्य। और तैराकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक सचिन नाग द्वारा 100 मीटर फ्री स्टाइल में जीता था, जो इस संस्करण की सबसे बड़ी उपलब्धि है। देख सकते हैं कितने ज़्यादा प्रश्न रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नवंबर 2024 को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की सिफारिश पर नियुक्ति किया जाता है। न्यायालय के प्रशासन की देखरेख करना, न्यायाधीशों के मामलों और कार्यभार को सौंपना, ये सभी कार्य होता है। वही बात करें कॉलेजियम, जिसमें 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं, का नेतृत्व करना, जो न्यायाधीश की नियुक्ति और हस्तांतरण के लिए सिफारिश करता है। संविधान और मौलिक अधिकारों की व्याख्या करना, उनकी रक्षा करना, ये सभी मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्य है। कई महत्वपूर्ण मामलों जैसे संवैधानिक, आपराधिक आदि में निर्णय देना और ऐतिहासिक निर्णय लिखना, ये सभी मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें शादी रटम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है। और आज ही मैंने डिटेल वीडियो दिया है, जाकर जरूर देख लीजिएगा। लोक नृत्य जितने भी शास्त्रीय नृत्य कलाकार है, ये सभी का मैंने कराया है। बात करें शादी रटम भारतीय शास्त्रीय नृत्य जैसी भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है, जो तमिलनाडु से उत्पन्न हुआ है और मूल रूप से देवदासियों द्वारा मंदिरों में किया जाता था, जिसके बाद में 1930 के दशक में पुनर्जीवित कर भरतनाट्यम नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा फरवरी 2025 में आयोजित हरियाणा के 15वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम ओरिएंटेशन प्रोग्राम में मुख्य अतिथि कौन थे? श्री ओम बिरला इसमें मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें IPv6 एड्रेस में कितना बीट होता है? 128 बीट होता है। IPv6 एड्रेस में 128 बीट होता है, जो IPv4 के 32 बीट एड्रेस से बहुत बड़ा एड्रेस स्पेस प्रदान करता है और इंटरनेट से जुड़े उपकरण की बढ़ती संख्या के लिए पर्याप्त पते सुनिश्चित करता है। इन 128 बिट्स को हेक्साडेसिमल अंकों के 8 समूह में लिखा जाता है, जिन्हें कोलन इस प्रकार से अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत में पहली सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप पुरुष कहाँ आयोजित किया गया था? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था। भारत में पहली सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप पुरुष वर्ग के लिए 1959 से 60 में विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था, जहां बॉम्बे और मुंबई क्षेत्र की टीम ने यह खिताब जीता था और ये भारतीय खो खो महासंघ के तत्वावधान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह द्वारा सन 1699 बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में किया था, जिसका उद्देश्य अन्याय और अत्याचार के खिलाफ एक योद्धा समुदाय बनाना था, जिसमें सभी जाति पाति के लोग शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी में अयोग्यता यानी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए किस कार्ड का उपयोग किया जाता है? रेड कार्ड यानी लाल कार्ड का प्रयोग होता है। हॉकी में अयोग्यता यानी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए लाल कार्ड का उपयोग किया जाता है, जो गंभीर उल्लंघन के लिए खिलाड़ी को खेल में अस्थायी रूप से निलंबित कर देता है और टीम को एक खिलाड़ी कम खेलना पड़ता है, जबकि हरे और पीले कार्ड अस्थायी निष्कासन के लिए होता है। बात करें हरा कार्ड, यह एक चेतावनी है जिसके बाद खिलाड़ी को आमतौर पर 2 मिनट के खेल से बाहर किया जाता है। पीला कार्ड की बात करें, यह एक गंभीर चेतावनी है और खिलाड़ी को 5 मिनट या उससे अधिक समय के लिए मैदान से बाहर कर दिया जाता है। लाल कार्ड यह सबसे गंभीर दंड है, जिसके कारण खिलाड़ी को मैच से पूरी तरह से निकाल दिया जाता है और उसकी जगह कोई खिलाड़ी नहीं आ सकता है, जिससे टीम को एक खिलाड़ी कम खेलना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गुरु तेग बहादुर
शहीदी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 24 नवंबर को मनाया जाता है। गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस हर साल 24 नवंबर को मनाया जाता है, जो सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी की बलिदान को याद दिलाता है, जिन्हें 1675 में औरंगजेब द्वारा धर्म और मानवता की रक्षा के लिए फांसी दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पीयर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बॉलिंग से संबंधित है। बात करें स्पीयर शब्द मुख्य रूप से बॉलिंग खेल से संबंधित, जहां इसका मतलब पहली गेंद पर बचे हुए पिनों को दूसरी गेंद से गिरना है। लेकिन यह क्रिकेट, बेसबॉल और टेनिस जैसे खेलों में अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा या आरक्षित के अर्थ में भी इस्तेमाल होता है। जैसे स्पीयर टायर, क्रिकेट में स्पीयर का मतलब एक अतिरिक्त खिलाड़ी हो सकता है जो टीम में मैदान पर नहीं खेलता है जब तक कि कोई खिलाड़ी चोटिल न हो जाए। बेसबॉल में इसका प्रयोग, यहाँ भी स्पीयर का मतलब अतिरिक्त या आरक्षित पिचर या खिलाड़ी हो सकता है। टेनिस में स्पीयर का मतलब अतिरिक्त रैकेट या गेंद हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आरटीए एक्ट 2005 किस राष्ट्रपति के द्वारा पारित किया गया था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा पारित किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा 15 जून 2005 को अपनी स्वीकृति यानी मंजूरी दिया गया, जिसके बाद यह 12 अक्टूबर 2005 को पूरे भारत में लागू हुआ, जिसने नागरिकों को सरकारी सूचना प्राप्त करने का अधिकार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, जिसमें 2 मुख्य भाग है, विशेष सापेक्षता और सामान्य सापेक्षता, जो स्थान, समय और ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमारी समझ को बदलते हैं। अगर बात करें भौतिकी के प्रमुख सिद्धांत में, तो न्यूटन के गति और गुरुत्वाकर्षण के नियम शास्त्रीय यांत्रिकी है, जो उष्मागतिकी के नियम ऊर्जा हो जाएगा। मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत हो जाएगा, जो विद्युत चुंबक प्रकाश से संबंधित है। आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत, जो समय, स्थान, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है, जो दुनिया को समझने की नींव रखते हैं। साथ ही आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी परमाणु स्तर भी महत्वपूर्ण है, जिसे कई वैज्ञानिकों जैसे न्यूटन, मैक्सवेल, आइंस्टीन, प्लैंक आदि ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, सौर मंडल के केंद्र में क्या स्थित है? सूर्य स्थित है। ये तो सभी को पता है। हमारे सौर मंडल में सूर्य के चारों परिक्रमा करने वाला कुल 8 ग्रह है, जो सूर्य से दूरी के क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस और नेपच्यून हो जाएगा, जिनमें से पहली 4 चट्टानी और आखिरी 4 गैसीय बर्फीले विशालकाय ग्रह हैं, और प्लूटो को अब बौना ग्रह माना जाता है। बात करें बुध को, सूर्य के सबसे करीब और सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। शुक्र जो है पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, सबसे गर्म ग्रह, जिसका घना वायुमंडल है। पृथ्वी एकमात्र ज्ञात ग्रह है जहां जीवन है। मंगल की बात करें, इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, जहां आयरन ऑक्साइड के कारण इसे मंगल ग्रह लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति की बात करें तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और यह एक विशाल गैस दानव के रूप में जाना जाता है। शनि की बात करते अपने सुंदर वलय रिंग के लिए जाना जाता है। यूरेनस अब बर्फ का विशालकाय ग्रह है, जो अपने धुरी पर झुका हुआ है। नेपच्यून की बात करें, सूर्य से सबसे दूर स्थित बर्फीला विशालकाय ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? सभी को पता है, भारत का राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो अपने हस्ताक्षर मुहर वाले वारंट अधिपत्र के तहत उन्हें नियुक्त करते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पद पर धारण रहते हैं और उनका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन वे राष्ट्रपति को संबोधित अपने लेख द्वारा इस्तीफा दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिक्रिया का नियम ने लॉ ऑफ रिएक्शन किसने फॉर्मुलेट किया है? आइजैक न्यूटन ने फॉर्मुलेट किया है। प्रतिक्रिया का नियम, जिसे क्रिया और प्रतिक्रिया का नाम भी कहा जाता है, महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन द्वारा फॉर्मुलेट किया गया था। यह उनके गति के तीनों नियम में तीसरा नियम है, जो बताता है कि प्रतिक्रिया हमेशा एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है, जो तब लागू होता है जब संसद का कोई सदन सत्र में नहीं होता है और तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता होता है। इन अध्यादेशों का वही प्रभाव होता है जो संसद के अधिनियम का होता है, लेकिन इन्हें संसद के सत्र में आने के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित किया जाना जरूरी है, नहीं तो ये समाप्त हो जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली हार्ट लैम्प की लेखिका कौन है, जो मूल रूप से कन्नड़ भाषा में लिखे थे? भानु मुस्ताक है। बात करें 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली हार्ट लैम्प की लेखिका भानु मुस्ताक है, जो कर्नाटक की एक भारतीय लेखिका, और उनकी यह लघु कथा संग्रह मूल रूप से कन्नड़ भाषा में लिखा गया, जिसका अंग्रेजी अनुवाद दीपा भास्त्री ने किया है, और इसे लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब भारतीय संविधान लागू हुआ 1905 में, तो मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक ठीक है, 1950 हो जाएगा। भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ, उस समय जो है 395 अनुच्छेद थे। बात करें भारतीय संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब इसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूची था। हालांकि समय समय के साथ संशोधन के कारण अब इसमें लगभग 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूची है, जो 25 भागों में बटे हुए हैं, लेकिन मूल संख्या 395 ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1976 में पंजाबी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? नरेंद्र पाल सिंह को दिया गया था। 1976 में पंजाबी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नरेंद्र पाल सिंह को उनके उपन्यास तो टूटा टा के लिए दिया गया था, जो पंजाबी साहित्य के प्रमुख उपन्यासकारों में से एक हैं। तो इस शिफ्ट के जितने भी प्रश्न हैं सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम में लिंक दिया गया है, कमेंट बॉक्स का में जो जाके ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जाके लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिए, जिससे वहाँ पर आपको सभी एग्जाम का पीडीएफ मिलता रहा है। इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक बड़ा का बहुत बड़ा ऑफर जो है 27 तारीख रात 12 से 1 बजे 1 घंटे का स्पेशल ऑफर निकाला जाएगा, जिसमें आपको 1 साल के पास प्रो के साथ 2 साल का वैलिडिटी मिलने वाला है। यानी पास प्रो या पास मैक्स दोनों लीजिए, दोनों में आपको 2 साल का वैलिडिटी मिल जाएगा। कूपन कोड आपको सावन लगाना है, SAWM को 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में आपको 2 साल का वैलिडिटी मिलेगा, चाहे पास प्रो लीजिए चाहे पास प्रो मैक्स, जिसमें आपको SSC, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 900 प्लस एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस और क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। इसलिए तैयार रहिएगा। 27 तारीख रात 12 से 1 बजे 1 घंटे का स्पेशल ऑफर रहेगा। कूपन कोड सावन लगाना मत भूलिएगा।